हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज डेट 7 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका? आपका राइट ऑप्शन है इसमें बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू विधवा महिलाओं की मदद के लिए पहली बार एक ऐतिहासिक फैसला आया है। यहाँ के उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिंदू विधवाओं का उनके मृत पति के कृषि और गैर कृषि भूमि पर अधिकार होगा। अदालत ने कृषि और गैर कृषि भूमि में कोई भेद नहीं किया है। इस तरह बांग्लादेश में हिंदू विधवाएं अब अपने पति की सारी संपत्ति में हिस्सा लेने का हकदार होंगी। मौजूदा कानून के मुताबिक हिंदू विधवाएं अपने जीवन साथी की सिर्फ आवासीय कृषि भूमि की हकदार थीं। उन्हें कृषि और गैर कृषि भूमि या अन्य संपत्ति में उनका कोई हिस्सा नहीं होता था। अब हिंदू विधवाओं को अपने जीवन काल के दौरान कानूनी ज़रूरतों के लिए ज़मीन बेचने का भी अधिकार रहेगा। उच्च न्यायालय का यह फैसला एक निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए खुलना जिले के नागरिक ज्योतिन्द्रनाथ मंडल द्वारा एक नागरिक संशोधन याचिका के बाद में आया है। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना वर्तमान में। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा जारी किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? आपका राइट ऑप्शन है इसमें आंध्र प्रदेश। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने व्यापार सुधार कार्य योजना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर राज्यों की रैंकिंग का चौथे संस्करण को भी हाल ही में जारी किया है। व्यापार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का काम 2015 में शुरू किया गया था और व्यापार सुधार कार्य योजना 2018-19 में कारोबार की स्थितियां बेहतर करने के लिए 180 मुख्य मानक इसमें तय किए गए हैं, जिनमें 12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्र जैसे कि सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम और पर्यावरण इत्यादि भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश और तेलंगाना ने स्थान लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को राज्य व्यापार सुरक्षा कार्य योजना रैंकिंग जारी की है। उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत से आंध्र प्रदेश, पूर्वी भारत से पश्चिम बंगाल, वहीं पश्चिम भारत से मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत से असम शीर्ष स्थान पर इसमें रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो राजधानी है वर्तमान में अमरावती, सीएम है जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं बी हरिचंदन। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय के अधीन संचालित किया जा रहा है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? आपका राइट ऑप्शन है इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 से उपयोजना के रूप में स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चालू किया गया था, लागू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीबों को गरीबी से बाहर लाना और उन्हें सेटअप उद्यमों का समर्थन करना और उद्यमों को स्थिर करने तक के लिए समर्थन प्रदान करना है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है ग्रामीण उद्यमियों का निर्माण कर रहा है। इसने 23 राज्यों के 153 ब्लॉकों में व्यापार सहायता सेवाओं और पूंजी जल सेक को बढ़ाया है। अगस्त 2020 तक लगभग 1 लाख उद्यमों का समर्थन किया जा रहा है, जिसमें कि 75% लगभग महिलाओं के द्वारा प्रबंधित है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में असम सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दी है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मनसा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान या बोनर्दी राष्ट्रीय उद्यान? आपका राइट ऑप्शन है इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, असम की सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दी है। हाल ही में 30.53 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 884 वर्ग किलोमीटर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जोड़ा जाएगा। और बात कर लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। तो इसे 1985 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा पार्क को एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह दुनिया के 2/3 महान एक सींग वाले गैंडों का घर है। इसमें अनुमानित 2413 गैंडे और 121 बाघ हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला प्रमुख कौन बनाई गई हैं? हैरियट ब्रुक्स, फ्रांसिस वेगनर, लीसा कैंपबेल या नॉर्वुड फेरेल? आपका राइट ऑप्शन है इसमें लीसा कैंपबेल। देखिए, कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी के 31 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक महिला इसकी कमान संभालेंगी। लंबे समय तक लोक सेवा में कार्यरत रही लीजा कैंपबेल एजेंसी की अध्यक्ष होंगी और 2015 से एजेंसी के प्रमुख रहे सिल्वेन लापोर्टे का स्थान लेंगी। नवोन्मेष, विज्ञान और उद्योग के संघीय मंत्री नवदीप बैंस ने यह जानकारी दी है। कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1989 में हुई थी। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। कनाडा में
हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हो गया है? इटली, फ्रांस, डेनमार्क या जर्मनी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें जर्मनी। देखिए जर्मनी हिंद हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। व्यापार मार्गों को आक्रामक चीन से सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। जर्मनी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी रणनीति औपचारिक रूप से अपनाई है और इस संबंध में 40 प्रश्नों के दिशा निर्देशों का प्रारूप तैयार उसने किया है। फ्रांस के बाद प्रशांत क्षेत्र के लिए औपचारिक रणनीति तय करने वाला जर्मनी यूरोप का दूसरा देश बन गया है। इस रणनीति से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को दिशा निर्देश देने में जर्मनी अब सक्रिय योगदान दे सकेगा। बात कर लेते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र एक्चुअल में है क्या। हिंद प्रशांत यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के कुछ भागों को मिलाकर के समुद्र का एक हिस्सा बनता है जिसे कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र कहते हैं। अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए इस क्षेत्र को अपनी भावी रणनीति का एक हिस्सा मानता है। अमेरिका के इस रणनीति को चीन के द्वारा हाल ही में चुनौती दी जा रही है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, किशोरों में आत्म जागरूकता और सामाजिक जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में रीड कार्यक्रम शुरू किया है? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार? आपका राइट ऑप्शन है इसमें केरल के द्वारा। देखिए केरल में रिस्पॉन्सिबल एडोलेसेंस 2020 कार्यक्रम 25 सितंबर को शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों में आत्म जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी को विकसित करके उन्हें अच्छा व्यक्ति बनाना है। इंटरैक्टिव ऑनलाइन कक्षा और सेमिनारों की एक लक्ष्य श्रृंखला के माध्यम से कौशल और ज्ञान इसमें प्रदान किया जाएगा। इसमें इंटरनेट सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, भारतीय संविधान, मानवाधिकार इत्यादि विषय शामिल होंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लायंस क्लब, केरल हाई कोर्ट्स एडवोकेट्स एसोसिएशन, त्रिशूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अन्य के सहयोग से इसे कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम निःशुल्क होगा और अंग्रेजी और मलयालम में उपलब्ध होगा। बात कर लेते हैं केरल की, तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सीएम है वर्तमान में पी विजयन और राज्यपाल हैं वर्तमान में आरिफ खान। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, किस देश ने हाल ही में बाढ़ के कारण 3 महीने का आपातकाल लगाया है? दक्षिण अफ्रीका, चाड, घाना या सूडान? आपका राइट ऑप्शन है इसमें सूडान। देखिए सूडान इस समय बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है। यहाँ कई दिनों से रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद में आई बाढ़ के कारण 3 महीने की स्टेट इमरजेंसी यहाँ पर सरकार के द्वारा घोषित की गई है ताकि देश प्रभावित परिवारों की मदद कर सके और आने वाले अन्य खतरों से अपने नागरिकों को बचा सके। सूडान में आई बाढ़ ने अब तक लगभग 100 लोगों की जान ली है और 46 लोगों को घायल किया है। बाढ़ से सूडान के पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में, उत्तरी दारफुर और सेंडर राज्यों में 1 लाख से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। सिंचाई और जल मंत्रालय ने कहा है कि ब्लू नाइल नदी का स्तर पिछली 1 सदी में अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। बात कर लेते हैं सूडान की, तो राजधानी है खार्तूम। इसमें माफ़ कीजिएगा राज्यपाल लिखा हुआ है परंतु यहाँ के राष्ट्रपति हैं ये अहमद अवाद इब्न उफ। ठीक है, मुद्रा है सूडानी पाउंड। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, किस राज्य सरकार ने हाल ही में थाना पुलिस से वाहन चेकिंग के अधिकार वापस ले लिए हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उत्तर प्रदेश। देखिए अब थाना पुलिस मुख्य रूप से वाहनों के कागज चेक नहीं कर सकेगी, जिले में ट्रैफिक पुलिस ही इसके चेकिंग कर सकेगी। इसके लिए मानक तय किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस कागज चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। अभी तक साधारण चालान में मौके पर ही वाहन चालान वाले DL, RC या अन्य कागज जमा करके रसीद दे दी जाती थी। रसीद पर लिखे जुर्माने का भुगतान करने पर ही RC और DL ट्रैफिक कार्यालय से वापस मिलते थे। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी है लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, CM है योगी आदित्यनाथ। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, सर्वोच्च न्यायालय ने इनमें से किस वाद में आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था? विशाखा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, IC गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला या SR बोम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया? आपका राइट ऑप्शन है इसमें केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने 47 वर्ष पूर्व केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 23 अप्रैल 1973 के मामले में संविधान की आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। बात कर लेते हैं संविधान की आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की, तो संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से होता है जो कि भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। वस्तुतः ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्वपूर्ण है कि इनमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार तत्व जो जनमानस के विकास के लिए आवश्यक है नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना के रूप में इन्हें जो निम्न बिंदु अब जो मैं बताने जा रहा हूं उन्हें सूचीबद्ध किया था, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और कल्याणकारी राज्य। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। ये प्रश्न आज इसलिए उठा है क्योंकि इसके जो मुख्य याचिकाकर्ता थे केशवानंद भारती, इनका
हाल ही में निधन हो गया है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो कल आपको दिया गया था। हाल ही में G20 के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक किस देश ने बुलाई है? जापान, भारत, रूस या सऊदी अरब? आपका राइट ऑप्शन था इसमें सऊदी अरब। ठीक है, आज के लिए दोस्तों आपका क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या 8 सितंबर? मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो जितना ज़्यादा हो सके उतना डिटेल में इसे लिखा करें, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप डिटेल में एक बार लिख देते हैं तो दोबारा फिर आप इसे कभी भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।